नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। उन तमाम खबरों से आपको कराएंगे मुखातिब, लेकिन उससे पहले सुर्खियां। स्टैम्प पेपर्स पर लड़कियों की कथित नीलामी पर मायावती की कांग्रेस सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया। आजम खान की सजा के बाद बीजेपी पर अखिलेश यादव ने फिर साधा निशाना, कहा पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय। मोरबी हादसे पर सीएम योगी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने जताया दुख। गोमती घाट पर छठ पूजा में शामिल हुए सीएम योगी, अर्घ के बाद लोगों से की खास अपील। देवबंद में हुई दारुल उलूम की बैठक, मौलाना मदनी ने कहा मदरसों का सियासत से कोई वास्ता नहीं। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि स्टैम्प पेपर पर राजस्थान की लड़कियों की नीलामी की खबरों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है। आरोप है कि राजस्थान के आधा दर्जन जिलों में लड़कियों को स्टैम्प पेपर पर बेचा जा रहा था। अब इस मामले में बसपा प्रमुख मायावती ने ट्विटर के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान की कांग्रेस सरकार को घेरा है। मायावती ने ट्वीट कर लिखा है कि राजस्थान के पंचायतों में लड़कियों की स्टैम्प पेपर पर कर्ज अदायगी और संबंधित खरीद फरोख्त सामाजिक और सरकारी व्यवस्थाओं को शर्मसार करने वाली ये अदुखद घटना क्या लड़की हूं लड़ सकती हूं का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी और उनकी राज्य सरकार का लड़कियों के प्रति यही असली क्रूर रूप है क्या? सीधे तौर पर मायावती ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कांग्रेस सरकार के सामने। बता दें, बसपा प्रमुख ने अगले ट्वीट में लिखा कि विभिन्न आयोगों द्वारा इस घटना के संबंध में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करना उचित, किंतु यह इसका समुचित हल नहीं, बल्कि वहां की कांग्रेस सरकार को दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के साथ साथ इस शर्मनाक घटना पर भी महिला समाज और राज्य की जनता से भी तुरंत माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस मामले में आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें वृत्त रिपोर्ट के साथ साथ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा आयोग ने पहले से किए गए उपायों और यदि नहीं तो ऐसे ही भयानक घटनाओं को रोकने के लिए किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों के साथ 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को भी नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में ऐसी घटनाओं में प्राथमिकी दर्ज कराने और आरोप पत्र, गिरफ्तारी यदि कोई हो तो सहित मामलों की कथित और स्थिति और राज्य में देह व्यापार के इस तरह के व्यवस्थित अपराधों में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए शुरू की गई व्यवस्था भी शामिल होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान को बीते दिनों कोर्ट ने सजा सुनाई है। और बता दें, उन्होंने रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया, जिसके बाद उनके विधायक की सदस्यता भी खत्म हो गई है। लेकिन इस दुख के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस मामले में उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सपा प्रमुख ने आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाइयों को पक्षपात बताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पक्षपात सबसे बड़ा अन्याय होता है और दुर्भावना से किसी एक को लक्षित करके बिना बात के किसी बात की सजा देना और अन्य को आरोपी से मुक्त कराई नाइंसाफी है। हालांकि इससे पहले भी सजा के ऐलान के बाद ही अखिलेश यादव ने इस मामले में प्रतिक्रिया दी थी। अखिलेश यादव ने इससे पहले कहा था कि बीजेपी सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के समाजवादी नेता आजम खान साहब हैं। उन पर रोज फर्जी केस दर्ज कराए जा रहे हैं और उन्हें हर तरह से परेशान किया जा रहा है। आजम खान बीजेपी सरकार की आंखों में इसलिए खटकते हैं क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों की धुर विरोधी हैं। गुजरात के मोरबी शहर में शाम माछू नदी पर बना केबल पुल टूटने से महिलाओं और बच्चों समेत 140 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अधिकारियों के अनुसार यह पुल करीब 1 सदी पुराना बताया जा रहा है और मरम्मत और नवीनीकरण कार्य के बाद हाल ही में इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि जनता के लिए 4 दिन पहले ही फिर से खोला गया इस पुल पर लोगों की काफी भीड़ थी। उन्होंने बताया कि पुल शाम करीब 6:30 बजे टूट गया, जिसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने प्रतिक्रिया देना और दुख जताना शुरू कर दिया। बता दें, सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के मोरबी में पुल टूटने से हुई दुर्घटना का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और प्रभु राम से प्रार्थना है कि सभी प्रभावितों की रक्षा करें। इस दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। मेरे संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।
प्रभु राम से प्रार्थना है कि दिव्यांगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे। इसी के साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा कि गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर केबल पुल टूटने से हुए हादसे का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिव्यांगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान और परिजनों को यह दुखद सहन करने की शक्ति दे। मैं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट कर लिखा, गुजरात के मोरबी में हुआ हादसा अत्यंत दुखद है। पीड़ित परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर से पुण्य आत्माओं की शांति और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना करता हूं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में रविवार को छठ पूजा समारोह में हिस्सा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान कहा कि पर्व त्योहारों का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है और आस्था व्यक्तिगत विषय नहीं होता। उन्होंने कहा कि हम सभी एकजुट होकर प्रकृति के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि पर्व और त्योहारों का महत्व ही सामूहिकता का दर्शन है। हम सब मिलकर प्रकृति के प्रति, स्वच्छता के प्रति और लोक आस्था के प्रति इस समर्पित भाव के साथ काम कर रहे हैं। उसका एक आदर्श उदाहरण छठ जैसा पर्व है और यह कार्यक्रम 4 चरणों में होता है। इसके अंत में कर्ण और वाद्य शक्ति पर ध्यान दिया जाता है। जल से दिया जाने वाला अर्घ बिना शक्ति और शुद्धि के संभव नहीं हो सकता। सीएम योगी ने आगे कहा, आस्था व्यक्तिगत विषय नहीं होता, ये पूरे मामले और पूरे लोग को साथ में लेकर चलने वाला पर्व है। प्रकृति के देवता सूर्य की पूजा की जाती है। बिना सूर्य के दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती। उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर हम अर्घ करते हैं और बता दें, यह तब संभव है जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साथ ही साफ सफाई पर भी जोर दिया। उन्होंने अपील की कि पूजा के समापन के बाद घाटों की एक बार फिर से सफाई की जाए। उन्होंने कहा कि शासन और स्थानीय प्रशासन की तरफ से नदी की सफाई का काम किया गया है, जिसका परिणाम है कि आज गोमती नदी शुद्ध दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि आयोजन समिति ने स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया। मुझे अच्छा लगा है कि स्वच्छता के कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मेयर और जनप्रतिनिधि भी भागीदार बने। प्रधानमंत्री के स्वच्छता के कार्यक्रम को लोक आस्था के कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं से अपील की कि घाटों पर अस्थायी पिंडी बनाएं और उन्होंने कहा कि घाटों पर जो लोग जगह जगह पिंडी बना देते हैं, बाद में उसका उस तरह से सम्मान नहीं होता जैसे होना चाहिए। इसलिए अस्थायी रूप से पिंडी बनाई जाए और कार्यक्रम संपन्न होने के साथ आयोजक और सभी मिलकर एक व्यवस्था के साथ स्वच्छता का कार्यक्रम चलाएं, ताकि हमारे पर्व त्योहार पर कोई आंच न आए। उत्तर प्रदेश के देवबंद में दारुल उलूम द्वारा एक बैठक आयोजित किया गया और इस बैठक में मदरसों को किसी भी बोर्ड से संबंधित किए जाने का विरोध किया गया और इस संबंध में कहा गया कि दुनिया का कोई भी बोर्ड मदरसों की स्थापना के मकसद को ही नहीं समझ सकता, इसलिए किसी बोर्ड से जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए मदरसों के सर्वे के बाद दारुल उलूम सहित और सरकारी मदरसों को गैर मान्यता प्राप्त बनाए जाने के बाद दारुल उलूम देवबंद का यह बड़ा निर्णय सामने आया। दरअसल रविवार को दारुल उलूम देवबंद की मस्जिद में आयोजित देश भर के 4,500 मदरसा संचालकों के सम्मेलन के बाद जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना सैयद मदनी ने कहा कि दारुल उलूम देवबंद और उलेमा ने देश की आजादी में मुख्य भूमिका निभाई। मदरसों के स्थापना का मकसद ही देश की आजादी थी। इसके साथ ही मौलाना ने कहा कि मदरसों के लोगों ने ही देश को आजाद कराया, जो अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज मदरसों के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं और मदरसे वालों को आतंकवाद से जोड़ने की निंदनीय प्रयास किए जा रहे हैं। मौलाना ने कहा कि हर मजहब के लोग अपने मजहब के लिए काम करते हैं, तो हम अपने मजहब की हिफाजत क्यों ना करें और समाज के साथ साथ देश को सभी धार्मिक लोगों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि तलबा ने सेना भर्ती को लेकर हुए बवाल में किसी ट्रेन में आग लगाई है। मदरसों और जमीयत का राजनीति से रत्ती भर भी वास्ता नहीं है और हमने देश की आजादी के बाद से खुद को अलग कर लिया और अगर हम उस समय देश की राजनीति में हिस्सा लेते तो आज जो सत्ता के बड़े हिस्सेदार होते। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनका लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी मुस्लिम वोट बैंक बढ़ाने पर ध्यान बनाए हुए है। इसी क्रम में वो मुस्लिम नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही है। इमरान मसूद के बाद एक और मुस्लिम नेता ने बसपा का दामन थामा है। AIMIM के पूर्वांचल के अध्यक्ष इरफान मलिक ने बसपा ज्वाइन किया है और इरफान मलिक की राजनीतिक पृष्ठभूमि मजबूत रही है। उनके पिता कमाल मलिक डुमरियागंज से 5 बार विधायक और मंत्री भी रह चुके हैं। कमाल मलिक का हाल ही में निधन हो गया था और इरफान मलिक 2012 में AIMIM में शामिल हुए थे और उन्हें पार्टी ने 2 दिन बाद ही यूपी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया था। बता दें कि 2022 में भी उन्हें पार्टी का टिकट दिया गया था और उन्हें डुमरियागंज से उम्मीदवार बनाया गया था। हालांकि उन्हें सपा उम्मीदवार के आगे हार का मुंह देखना पड़ा था। इरफान से पहले इसी महीने इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को झटका देते हुए सपा छोड़कर बसपा का दामन थाम लिया। इमरान मसूद को पश्चिम यूपी के राजनीतिक में चेहरा माना जा रहा है। वहीं मुस्लिम वोट खींचने में मायावती के काम आ सकते हैं और वहीं पश्चिमी यूपी के साथ ही बसपा का फोकस अब पूर्वांचल है और इसी के लिए इरफान मलिक को टीम में शामिल किया गया। बता दें, इमरान मसूद को मायावती ने बसपा में शामिल करते ही बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी और उन्हें पश्चिमी यूपी में बसपा संयोजक बना दिया गया। वहीं पूर्वांचल में इरफान मलिक को क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। यूपी में गोंडा की साइबर सेल और सर्विलेंस सेल के साथ कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों का ऑनलाइन कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर अपराधों को गोंडा लखनऊ राजमार्ग के पास से गिरफ्तार किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में नशीली दवाओं के कारोबार करने वाले साइबर अपराधियों के गिरोह का पुलिस अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया है। विदेशी कस्टमर्स द्वारा पकड़े गए साइबर अपराधी एक क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भारत में स्थिति और अभियुक्त गण के खातों में करते थे और पकड़े गए शातिर साइबर अपराधियों के पास से नगद रुपए के साथ प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ एक 4 पहिया वाहन बरामद किया गया है। अपराधी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ट्रक का कारोबार कर मोटा पैसा कमाते थे और जिस पर नगर पुलिस और साइबर सेल ने मुखाबिर की सूचना पर तीनों को गिरफ्तार किया है। तीनों में से 2 गोंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं और एक लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। और जनदीप साइबर सर्विलेंस सेल और कोतवाली नगर पुलिस की नशीली अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधियों के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर गोंडा लखनऊ रोड स्थित महिंद्रा एजेंसी के पास रात्रि करीब 12:30 बजे
हुंडई वर्ना कार से अब्दुल हादी, अब्दुल बारी और विशाल श्रीवास्तव को नशीली गोलियों और लैपटॉप के मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन व्यापार करते हुए गिरफ्तार किया है। अब्दुल हादी के पास से नशीली गोलियों का जखीरा बरामद कर लिया गया है, जिसे वो बतौर सैंपल अपने पास रखकर उनकी फोटो अपने ग्राहकों को भेज दिया करते थे। और अब्दुल हादी के पकड़े जाने के नशीली गोलियों के अंतरराष्ट्रीय साइबर रैकेट की कार्यप्रणाली और अन्य कोई जानकारी प्रकाश में आई है और इसमें गोंडा पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई की जा रही है फिलहाल के लिए। और पकड़े गए 3 साइबर अपराधियों के खिलाफ नगर पुलिस की धारा 419, 420 और आईपीसी और 66 आईटी एक्ट और 12-24 एनडीपीएस एक्ट और धारा 8-21 एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए 3 साइबर अपराधियों में से 2 अब्दुल हादी और अब्दुल बारी कोतवाली नगर के जिगर स्कूल के पास के रहने वाले बताए जा रहे हैं और तीसरा आरोपी विशाल श्रीवास्तव लखनऊ के विभूतित खंड का रहने वाला बताया जा रहा है। सभी अपराधियों की उम्र 19 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। इस मामले में यूपी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने खास बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा सीट पर जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी मजबूत तरीके से चुनाव लड़ेगी और जैसे रामपुर लोकसभा का उपचुनाव जीते वैसे ही उनके सीट पर उन्होंने होने वाले विधानसभा के उपचुनाव को भी जीतेंगे। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर भी जब उपचुनाव होगा तो बीजेपी अपना प्रत्याशी उतारेगी और बता दें उन्होंने दावा किया है कि दोनों सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। वहीं शिवपाल यादव के स्टोर प्रचारक ना बनाए जाने पर उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव तो 2012 से ही अलग थलग पड़े हुए हैं। अखिलेश यादव अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रहे। शिवपाल यादव को अपने बारे में सोचना चाहिए। बीजेपी में उन्हें लेने का सवाल, उनका कहना है कि इस पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी के लिए कोई भी अछूता नहीं है। और गोला सीट पर उपचुनाव पर बोले हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राजनीतिक रूप से बेहतर करना एक बड़ी चुनौती होती है। गोला की सीट हमारे विधायक के निधन से खाली हुई है और हमें जनता का आशीर्वाद पूरे विश्वास से मिलेगा। बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। हम अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाते हैं और गोला की परीक्षा में जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बता दें कि प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर बोले प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। उन्होंने कहा कि मेयर के चुनाव में हम परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देंगे और साफ संकेत दिए कि कुछ लोगों के टिकट काटे भी जा सकते हैं। हमें सीट जीतनी है और ये पार्टी का जो नेतृत्व है वो तय करेगा। सब पहलुओं पर विचार करने के बाद अगर आरक्षण में कोई सीट बदलेगी तो वो वहां नए नाम के साथ आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद में हैरान करने वाला मामला एक सामने आया है। यहां एक बुलेट सवार व्यक्ति ने पैदल जा रहे एक युवक को पहले तो टक्कर मारी और उसके बाद जब वो टक्कर से घायल हो गया तो बाइक से उतरकर उस पर लात घूंसे बरसाना शुरू कर दिया। सड़क पर हुए इस घटना का वीडियो सामने आया है और ये सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जब यह घटना हुई उस वक्त सड़क पर और भी लोग मौजूद थे। बताया जा रहा है कि यह मारपीट गाजियाबाद थाना लोनी क्षेत्र के न्यू विकास नगर कॉलोनी में हुई है। यहां पैदल जा रहे युवक को पहले बुलेट से टक्कर मारा गया और फिर लात घूंसे से उसकी पिटाई कर दी गई। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है और आरोपी की पहचान अजय सिंह उर्फ गोविंदा और घायल की पहचान बादल के रूप में की गई है। दोनों के बीच पिछले दिनों विवाद हुआ था और जिसको लेकर दोनों में समझौता हो गया था। हालांकि 25 अक्टूबर को जान से मारने की नियत से आरोपी अजय ने बादल को बुलेट से टक्कर मारी थी। अजय ने न केवल बादल की पिटाई की बल्कि उसे बचाने आए शख्स को भी मारा और अजय मौके पर से फरार हो गया और पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और फिर आरोपी अजय की तलाश शुरू कर दी। वीडियो के आधार पर अजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में एसपी देहात डॉक्टर इरज राजा ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस मामले के पीछे की वजह जानने की कोशिश कर रही है फिलहाल के लिए। यूपी में कानपुर स्मार्ट सिटी मिशन के प्रोजेक्ट को कानपुर विकास प्राधिकरण की सरकारी चिट्ठी से ग्रहण लग सकता है। बता दें ये चिट्ठी किसी बाहरी ने नहीं बल्कि खुद केडीए ने नगर आयुक्त को जारी कर दी है। बता दें कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत सैकड़ों करोड़ों रुपए की लागत से तैयार हो रहे निर्माण के मानचित्र को लेकर कानपुर विकास प्राधिकरण ने सवाल खड़ा कर दिया।
पत्र जारी होने के बाद अधिकारी खेमे में जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई और यही नहीं, मामला शासन तक पहुंच चुका। और दरअसल कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत शहर में कोई 100 करोड़ रुपए की लागत से तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम लगातार जारी है। स्मार्ट सिटी और स्मार्ट रोड कन्वेंशन सेंटर, स्मार्ट पार्किंग, इंडोर स्टेडियम समेत अन्य ड्रीम प्रोजेक्ट पर दिन रात लगातार काम चल रहा है। इनमें से कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जो लगभग पूरे हो चुके हैं और इनकी इमारतें भी तनकर खड़ी हो गई हैं। शहर के अफसर और उद्घाटन की तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन कानपुर विकास प्राधिकरण की तरफ से छोड़ा गया यह पत्र प्रोजेक्ट के लिए ग्रहण बन सकता है। सितंबर महीने में जारी किया गया यह पत्र अब तक बेहद गोपनीय रखा गया था, लेकिन अब यह सामने आ चुका है और इस पत्र में जो कुछ लिखा है वो इस शासन की मंशा के रूप में अनुरूप है। और पत्र के पीछे खेल में अफसरों की आपसी खींचतान के साथ और साफ तौर पर समझा जा सकता है और मामला बेहद गंभीर और विवादास्पद दिखता नजर आ रहा है। बता दें, इस पत्र से स्पष्ट है कि अफसरों के बीच फोल्ड वार लगातार जारी है। हालांकि इस विषय पर कोई भी अधिकारी खुलकर बात करने से बच रहे हैं। अभी फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। ब्रेक में आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, विपक्ष के प्रति उसकी बदले की भावना से कार्रवाइयां थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन विपक्षी नेताओं की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने का सिलसिला लगातार जारी है। सपा के नेताओं के प्रति बीजेपी का रवैया दुश्मनी जैसा है, ये लोकतंत्र में अवांछनीय है। और सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी सरकार के निशाने पर मुख्य रूप से रामपुर के लोकप्रिय समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान साहब हैं, जिन पर रोज फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं और उन पर हर तरह से परेशान किया जा रहा है उन्हें। आजम खान साहब बीजेपी सरकार की आंखों में इसलिए खटकते हैं क्योंकि वो सांप्रदायिक ताकतों के धुर विरोधी हैं और लोकतंत्र और समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध हैं। रचनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि है। आजम खान संविधान और धर्मनिरपेक्ष के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले नेता रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने केंद्र को अपने 8 साल और राज्य में अपने 5.5 साल से अधिक के कार्यकाल में ऐसी भी कोई योजना नहीं बनाई जो कल्याणकारी हो। शिक्षा के क्षेत्र में बीजेपी सरकार ने अव्यवस्था फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। सामाजिक तानाबाना को नष्ट करने में बीजेपी अव्वल नंबर पर है। आजम खान नफरती राजनीति के विरोधी से और इसलिए वो बीजेपी की आंख की किरकिरी बने हुए हैं। बता दें कि विधानसभा में उनके अटच्चे तर्कों और तीखे बयानों से बीजेपी नेता असहज रहते थे और इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र के बीज बोए जाने लगे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी को चिढ़ है कि रामपुर में आजम खान ने एक उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय बना दिया, जिससे इस क्षेत्र के नौजवानों को आगे बढ़ने का मौका मिला। और इस बड़े काम की प्रशंसा के बजाय बीजेपी सरकार विश्वविद्यालय को ही मरियामेट करना चाह रही है। बता दें कि मोहम्मद आजम खान साहब पर न जाने कितने झूठे मुकदमे लगा दिए गए हैं और बीजेपी मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने में लगातार लगी हुई है। तो सीधे तौर पर अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए और साथ ही जो विश्वविद्यालय बनाया गया है उसको लेकर भी उन्होंने बयान साझा किया।
यूपी में निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी बीजेपी अब पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी लगातार कर रही है। बता दें कि शहर से ज्यादा पार्षद बनाने और बीजेपी का मेयर बनवाने के लिए अब पिछड़ा वर्ग के वोटर्स को साधने के लिए पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं और इसके तहत बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र का प्रक्षीकरण और वर्ग को न्यू शिवाली रोड कल्याणपुर स्थित पारस गार्डन में होगा। बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र पिछड़ा वर्ग का प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन सत्र सुबह 11 बजे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप ने किया। दूसरे सत्र में 12:30 बजे राज्य मंत्री रामकेश निषाद मौजूद रहे और तीसरे सत्र में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मनोज कुमार राजपूत और चौथे सत्र को यूपी सरकार के परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह संबोधित किया उन्होंने और इसका समापन सत्र 5 बजे हुआ और बता दें जिससे केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा संबोधित किया। बता दें बीजेपी इस निकाय चुनाव को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देख रही है, इसलिए पार्टी किसी भी तरह निकाय चुनाव में ढील नहीं बरतना चाहती। यही कारण है कि बीजेपी के यूपी से लेकर केंद्रीय तक के मंत्री और पदाधिकारी निकाय चुनाव की तैयारियों में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। बीजेपी हर वर्ग में अपनी पैंठ बनाकर वोट काटना चाहती है। हर वर्ग में अपने पैंठ को बनाने के लिए अब पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए पार्टी ने इस प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन किया और जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता पदाधिकारी को मंत्र देंगे। और बता दें इससे पहले बीजेपी ने पसमानंद समाज को अपने पक्ष में लाने के लिए सम्मेलन किया था। वहीं बीजेपी ओबीसी वर्ग के लिए अलग अलग प्लान पर लगातार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के माऊ जिले में मदरसों के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। यहां कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं जिन पर एक्शन की तैयारियां की जा रही हैं। फिलहाल इन मदरसों की सूची तैयार कर जिला प्रशासन सरकार को भेजेगी और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। माऊ के कुल 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं। जिला प्रशासन ने इन मदरसों का डेटा इकट्ठा कर रही और इसके साथ शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इससे पहले माऊ के एसडीएम और समाज कल्याण अधिकारी की टीम ने पूरे जिले का दौरा कर सर्वे किया था। सर्वे के दौरान 12 बिंदुओं पर मदरसों से पूछताछ की गई, जिनमें से 26 मदरसे उन पर खरे नहीं उतर पाए और इस सर्वे को लेकर एसडीएम हेमंत चौधरी ने बताया कि कुल 26 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हो रहे हैं और उनकी पूरी सूची तैयार कर ली गई है। बता दें उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी चल रही है और शासन को भी पूरी रिपोर्ट भेजी जा रही है। फिलहाल जिला अधिकारी को रिपोर्ट भेज दी गई है और एसडीएम हेमंत कुमार ने बताया कि शासन के आदेश अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के पिछले कुछ समय से सभी जिलों के मदरसों की जांच की जा रही है। इस सर्वे के दौरान कई मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं, जिनमें से सहारनपुर का दारुल उल्म देवबंद भी शामिल है और ये सभी वैसे मदरसे हैं जिन्हें यूपी मदरसे बोर्ड से मान्यता नहीं मिली हुई है। और इस्लाम के जानकारों के मुताबिक आपको बता दें कि दारुल उलूम इस्लामिक शिक्षा का बड़ा केंद्र है और उसे किसी बोर्ड से मान्यता की जरूरत नहीं है। तो बता दें ये उनके जानकारों का ऐसा कहना है। पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को ईमानदार बताए जाने पर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि वो सब पुराने हिंदू हैं, भगवान राम की ही संतान हैं और इनकी बुद्धि धीरे धीरे ठीक हो रही है। सांसद ब्रजभूषण ने कहा कि अपने गोंडा दौरे पर ये थे और उन्होंने तब ये बात कही। ब्रजभूषण 3 दिवसीय राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने गोंडा पहुंचे हुए थे। भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह ने नवाबगंज के नंदनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम में ग्राउंड फिक्स स्पोर्ट्स और राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें देश के शीर्ष 10 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और बता दें कि बीजेपी सांसद ने अतीक अहमद और उनकी पत्नी परवीन द्वारा सीएम योगी को ईमानदार कहने वाले बयान पर कहा, वैसे ये सब पुराने हिंदू हैं, भगवान राम के ही संतान हैं, इनकी बुद्धि धीरे धीरे ठीक हो रही है। दरअसल बीते दिनों पेशी पर लखनऊ आए अतीक अहमद ने कहा था कि सीएम योगी बहादुर और ईमानदार हैं। वहीं बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा नोटों पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की फोटो लगाए जाने की मांग पर कहा कि आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर सवाल उठाया है ये जानते हुए कि जो चीज संभव नहीं है, इसीलिए मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल बड़ा चालक और धूर्त और सिरफिरा है। और बता दें कि इसके कुछ भी कह सकते हैं और चालक भी है और धूर्त भी है, और बता दें कि सिरफिरा भी है। तो ये सीधे तौर पर केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आए। वहीं आरजेडी के महासचिव महात्मा गांधी की फोटो के बगल में लालू यादव की फोटो लगाने की मांग पर कहा कि दुनिया इसको मजाक में ले रही है, दुनिया भी समझ रही है इसको। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोक आस्था के पर्व छठ पूजा पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर छठ मैया की कृपा से प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनी रहे। 4 दिवसीय छठ पूजा के तहत शनिवार को छठ व्रतधारी खरना पूजा कर रहे हैं और सीएम योगी ने भोजपुरी में वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता और सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर मेरी तरफ से आप सभी माताओं बहनों और भोजपुरी समाज के लोगों को मंगल कामना देता हूं। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख और खुशहाली बनी रहे, यही प्रार्थना करता हूं। जय जय छठी मैया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि सभी प्रदेशवासियों और श्रद्धालु जनों को भगवान सूर्य की उपासना के महापर्व छठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। छठी मैया की कृपा से लोक आस्था का ये महापर्व संपूर्ण सृष्टि के लिए सुख, समृद्धि और आरोग्यता का कारक बने, यही कामना करता हूं। जय छठी मैया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। सीएम योगी ने बैठक में निर्देश दिए कि नदी घाटों पर साफ सफाई के साथ ही सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पर्याप्त रोशनी, पार्किंग, पीने का पानी और टॉयलेट की भी प्रबंधन किया जाए। बैठक में राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सहित जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पीडब्ल्यू मंत्री जितिन प्रसाद, परिवहन मंत्री दयाशंकर और नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा इसमें मौजूद रहे थे। तो बता दें, सीएम योगी ने ट्वीट के जरिए सभी देशवासियों को छठ की बधाई दी है और साथ ही शुभकामनाएं भी दी हैं। सभी प्रदेशवासियों को उन्होंने ये शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही दिशा निर्देश भी इसको लेकर जारी कर दिए हैं और छठी मैया से ये प्रार्थना की है कि सभी को उनके जीवन में समृद्धि और आदर प्रदान करे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। कौन सी दुकान से? अपनी दुकान, अपने अमेज़न से। हुडी से रुमाल तक, टीवी इन द हॉल तक, जीते हैं हम शान से। सब कुछ अमेज़न से। क्या क्या मिल सकता है विदिन 500। हर बजट में ढेर सारी चॉइसेस देख लो, और पहले ऑर्डर पे तो डिलीवरी भी फ्री। फिर तो और दिखाओ। अमेज़न के भरोसे के साथ हर बजट में जो चाहो वो पाओ। फिर अमेज़न खुलते ही दिल कहेगा और दिखाओ। 2 बजे, दिन के 12 बज गए। Say goodbye to the 1950s की टेक्नोलॉजी वाले memory foam mattress को। Meet India's first and only smart grid mattress. इसकी patented technology, there's softness that relaxes your pressure points and firmness that supports your back. Memory foam है बकवास, the Sleep Company mattress is Log on to the sleepcompany.in.